कंफर्म करके एक बार बताऊंगा। तो कल हुआ क्या था वो मैं आपको बताऊं कि इसकी डेट इसमें लिखी नहीं थी, इसकी डेट इसमें लिखी नहीं थी और इसकी वजह से ये आ गया था ऐसे, और मैंने उसको लिख दिया ये, और यहीं से सारी चीज पलट गई। ठीक है, ये गलती हुई और उसकी वजह से ये चीज आपको, मतलब मैं भी उसमें कंफ्यूज हुआ कि क्या है, कुछ डेट्स वगैरह इसमें गलत टाइप है क्या। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों ये 18-18 है। ठीक है, और जो सीक्वेंस कल था वही सीक्वेंस है, चंपारण अहमदाबाद खेड़ा रखना वही है। ठीक है, और ये डेट्स भी एकदम ठीक है जो कल की स्लाइड में थी, जो मैंने कहा था आज कंफर्म करूंगा। अप्रैल, तो आप जहां पर आपने लिखा है एक सेकंड वहां जाकर के वापस ये कर लो। ठीक है, अप्रैल 1917, थोड़ा ज्यादा प्रिसाइज होने के लिए कि तुमको भी पता हो कि हाँ सबसे पहले चंपारण फिर अहमदाबाद और फिर खेड़ा। आमतौर पर चंपारण खेड़ा अहमदाबाद इस तरीके से, कई किताबों में भी तीनों की जो डिटेल्स है वो ऐसे लिखी होती है, पहले चंपारण फिर खेड़ा फिर अहमदाबाद। उसकी वजह है कि चंपारण और खेड़ा किसान आंदोलन थे, अहमदाबाद था श्रमिक आंदोलन। ठीक है, क्लास रुक रही है, शालिनी क्लास रुक रही है बेटा, क्लास रुक रही है, और भी स्टूडेंट्स बताओ। बिल्कुल हिमांशी है ये बेटा। प्रियांशु, नोट्स, मेरे जो नोट्स हैं वो मैं कहूंगा काफी हैं। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम और कुछ मत पढ़ो, मैं हमेशा कहूंगा कि क्लास नोट्स के साथ एक किताब अगर पढ़ लो तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज यहां से बाहर आने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो तो बेटा अगर किसी की क्लास रुक रही है तो एक बार उसको रिफ्रेश कर लो। ठीक है, हो जाएगा सही। चलो तो ये क्लियर हो गया जो कल की बात थी, और अब तुम लोग आ गए हो तो मैंने जो बात शुरुआत में कही वो एक बार फिर से कह दूं, और मैं आरसीबी का और रोहित विराट कोहली का जिक्र कर रहा था। मैं छोटी सी चीज तुमको बताना चाहता हूं, जिंदगी में सफलता का पैमाना वो नहीं है कि आप कहां पहुंचे, बल्कि उससे भी बड़ा पैमाना यह है कि आप कहां से कहां पहुंचे, है ना। जैसे मान लो किसी के फादर आईएएस है और उसका बेटा भी आईएएस बन जाता है, बहुत अच्छी बात है, भैया आईएएस थे, उन्होंने पढ़ रखा था सफलता के फॉर्मूला, उनको पता थे, मंत्र पता था, बचपन से अच्छी पढ़ाई लिखाई सारी सुख सुविधाएं मिली और आप आईएएस बन गए, तो ठीक है, सफलता में आप अच्छी बात है कि कहां पहुंचे। लेकिन अगर कोई बहुत सामान्य निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से निकल करके आईएएस बनता है तो उसकी सफलता, उसका सेलिब्रेशन एकदम अलग होता है। ठीक यही बात है जो हमारे कोहली जैसे लेजेंड्स में है, मैं इसलिए कोहली हुआ, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी हुए या शाहरुख खान हुए, इन सबका मैं इसीलिए बहुत बड़ा फैन हूं। बिल्कुल, यस यस निसार, तुम खरीद सकते हो, ठीक है, उसको ले सकते हो। विपिन चंद्रा एनसीईआरटी बिल्कुल बढ़िया, सबसे बढ़िया, विपिन चंद्रा एनसीईआरटी वो पढ़ डालो तो सबसे बढ़िया। ठीक है, लेकिन अगर कोई एक मटेरियल भी साथ में रख लो तुम, पीडब्ल्यू स्टडी मटेरियल, विपिन चंद्रा एनसीईआरटी, हो जाएगा। एक ही किताब तुमको पढ़ लेनी है। एनसीईआरटी में इसलिए कहता हूं कि एनसीईआरटी में भी कहानी है, जब आप कुछ ऐसे पढ़ते हो ना जो जिससे बहुत सारे गैप्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो बाकी जो फैक्ट शीट्स हैं वो फैक्ट शीट्स होती है, उनकी एक लिमिटेशन होती है। ठीक, लेकिन स्मार्ट रीडिंग अगर आपको करना आता है तो आप बहुत आराम से इन क्लासेस के साथ में ये कर सकते हो। ठीक है, चलो तो यहां पर आ जाते हैं अपनी क्लास के ऊपर। कल हम लोगों ने क्या कहा कि गांधी जी ने रौलट एक्ट वाला जो आंदोलन था उसमें सत्याग्रही जो है उसकी भाई शर्तें रख दी कि एक सत्याग्रही क्या क्या करने को तैयार रहेगा। अभी तक जेल जाने से डर लग रहा है, अभी तक गिरफ्तार होने से डर लग रहा है, कानून का पालन करो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टैक्स वैक्स नहीं देंगे, उपाधि वापस कर देंगे। ये चरण है गांधी का, मतलब कि कैसे गांधी जी से पहले का जो आंदोलन है वो यही आंदोलन, लेकिन अब गांधी जी लोगों को तैयार कर रहे हैं कि आपको अब जेल जाने को तैयार रहना है, आपको अब जो है कानून तोड़ने के लिए तैयार रहना है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये गांधी जी सत्याग्रही की शर्तों में यहां पर लागू कर देते हैं। लेकिन गांधी जी की एक बहुत बड़ी खासियत है। खासियत क्या है कि एक तरफ तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है और दूसरी तरफ हम कहें तो देश का या राष्ट्र का निर्माण भी करना है। तो दो मोर्चे कौन कौन से हैं? एक मोर्चा है उपनिवेशवाद विरोधी। अब देखना कि रौलट एक्ट तक आते आते हम लोग जहां पहुंच रहे हैं, क्यों पहुंच रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। मैंने कहा कि रौलट एक्ट यूपीएससी को बहुत प्यारा है, रिफ्रेश करने पर भी रुक रही है। शालिनी भी कह रही है, रंजना, तमन्ना क्लास स्टार्ट है, विजिलेंस का साथ देते, मतलब विजिलेंस लिखा हुआ है बेटा, वायलेंस का साथ देते, मेरे ख्याल से पल्लवी पूछना चाह रही है वायलेंस का साथ देते। क्लास अभी रुक रही है, सारे स्टूडेंट्स को क्लास ठीक से मिल रही है ना? क्लियर है। अच्छा ये कह रहे हैं मैं एक बार फिर भी वायलेंस का साथ देते, मैं समझ गया था पल्लवी, इस पर आएंगे बच्चे। ठीक है, ये सवाल तो आना ही आना है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की क्लास थोड़ी सी रुक रही है, अगर तो मैं अपने एंड से एक बार चेक करवा लेता हूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। ठीक है, इधर से एक बार थोड़ा सा टीम जो है ना देख ले कि सब करेक्ट है, हालांकि हमारी तरफ से सब अभी तक तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो हम इधर से बेटा सब क्लियर है, तो तुम लोग रिफ्रेश करो एक बार अपना जो फोन है उसका डेटा या वाईफाई जो भी है उसको रिकनेक्ट करो, कई बार उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चल आएंगे पल्लवी, वो सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और उस पर आना ही आना है। ये क्या हुआ, एक मोर्चा तो सीधा सीधा कौन सा है भाई, एक मोर्चा है उपनिवेशवाद विरोधी लड़ाई, अंग्रेजों का विरोध करना है, एकदम क्लियर है, और दूसरी तरफ भारत का जो है आंतरिक निर्माण करना है, आंतरिक निर्माण करना। किसी से लड़ने जा रहे हो, किसी दुश्मन से लड़ने जा रहे हो, तो उसकी पहली शर्त यह है कि शरीर जो है मजबूत होना चाहिए, हम भीतर से मजबूत हो। आंतरिक रूप से जब हम अपने आप को निर्मित कर लेते हैं, जैसे मैं कहूं कि भाई दुबला पतला हूं तुम्हारा टीचर, लेकिन मैंने तय कर लिया मैं WWE लड़ूंगा,
ठीक है? तो ठीक है, मैं जाऊंगा WWE में। अब मुझे नहीं पता कौन से रेसलर होते हैं, ये हमारे जमाने में तो भाई अंडरटेकर होता था, तो अंडरटेकर था। मैं कहूंगा मैं अंडरटेकर से लड़ूंगा या मैं जॉन सीना से लड़ूंगा। उनके इतने इतने बल्ले, मतलब मेरा ये पूरा जो है ना चेचिस बराबर, तो उनके ना पूरे एक एक हाथ है, ठीक? तो वो उनसे लड़ना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आंतरिक निर्माण, खुद को मजबूत करना है। आंतरिक निर्माण जो है वो बहुत बड़ा दायित्व है, और गांधी जी यहां पर आकर जिस एक धारा के प्रतिनिधि बन जाते हैं वो हमें ध्यान है, कौन सी? समाज सुधार से निकली धारा, जाति का प्रश्न समाज सुधारक उठा रहे हैं कि जाति जो है ना वो उसको जाति पाति तोड़ो या इस तरीके की चीजें, बहुत सारे आंदोलन हम लोगों ने पढ़े। और दूसरी चीज क्या है कि स्त्री के प्रश्न उठा रहे हैं, स्त्री शिक्षा के प्रश्न उठा रहे हैं, सती प्रथा उठा रहे हैं, बाल हत्या उठा रहे हैं, मानव बलि उठ रहा है, विधवा पुनर्विवाह उठ रहा है, बाल विवाह उठ रहा है। तो क्या है? अंदर से मजबूत होना है, बुराइयां हमारे अंदर जो कमजोरियां उनको हमको खत्म करना है, तो ये इनको खत्म करना। तो गांधी जी का ये क्या कहना है? आंतरिक निर्माण भी हमें साथ साथ में करना है। और यहां पर गांधी जी एक अलग प्रकार के नेता बनकर उभरते हैं, ठीक है? वो एकदम अलग नेता बनकर के उभरते हैं, एक ऐसा नेता जो सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहा, बल्कि एक ऐसा नेता जो अपने भीतर की बुराइयों से भी लड़ना चाहता है, ठीक? ये बात बन गई, ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को कि आंतरिक निर्माण करना। और आंतरिक निर्माण से जो आशय है कि भाई हमारे यहां बहुत सारे सामाजिक मुद्दे हैं, ठीक है? सामाजिक मुद्दे हैं हमारे यहां, बहुत सारे जो है राजनीतिक मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे, आर्थिक चुनौतियां हैं, और इसी के साथ देखें तो सांस्कृतिक चुनौतियां हैं। तो भारत का अंत जो है आंतरिक निर्माण करना एक बेहद जरूरी प्रश्न बन गया, और गांधी जी इस प्रश्न को उठाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि गांधी जी का ये जो आंतरिक निर्माण है, यह पूरी परियोजना क्या कहलाती है? तो उसको कहेंगे रचना ना, और रचना से निकले हुए रचनात्मक कार्य। अब क्या हो गया? ये तो हो गया संघर्षात्मक काम। यहां पर तो लड़ाई है, इस मोर्चे पर तो अंग्रेजों से लड़ना है, लेकिन संघर्ष के साथ साथ रचना भी करनी होगी। यह गांधी जी की राजनीति के भीतर एक बड़ी खूबसूरत बात है। गांधी जी इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो मैंने क्या कहा? ये जो आंतरिक निर्माण का प्रश्न है, यह है रचनात्मक कार्यक्रम का प्रश्न। और रचनात्मक कार्यक्रम क्या है? कि मेरे दिमाग में एक आदर्श है। आदर्श क्या है? जब हम लोग लड़ रहे हैं, ठीक है? अरे वाह, पल्लवी ने कल गांधी जी की मूवी देख डाली, बहुत बढ़िया पल्लवी, क्लैपिंग। मैं इसलिए खुश होता हूं कि देखो बच्चे, मैं उस लीग का टीचर हूं, अच्छा हूं, बुरा हूं, बहुत बुरा हूं, जो भी कैटेगराइजेशन है। आजकल तो होता क्या है ना, मैं हमेशा कहता हूं कि ये दुर्भाग्य होता है एक बहुत ही पढ़े लिखे टीचर का, कि छोटे छोटे स्टूडेंट्स उसको फीडबैक देते हैं। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दे दो फीडबैक, कमर्शलाइजेशन का जमाना है। लेकिन मैं उस लीग का टीचर हूं जो ये मानता हूं कि ज्ञान वो है जो आपके पास जीवन भर रहे। और जीवन भर क्या रहता है? जीवन भर वो रहता है जो पल्लवी या आप लोगों ने अभी कहा। गांधी मूवी देख ली आपने, गांधी शुरू हुए, गांधी मूवी देख ली, यानी टीचर आपका इतना आपको इंस्पायर कर पाया कि आप चले गए और आपने मूवी देखी। अब वो जीवन भर आपके साथ रहना है, वो क्लास आपके साथ में रहना, बस यही सफलता होती है। तो थैंक यू बेटा। चलो, तो यहां पर मैं क्या बात कर रहा हूं? यहां पर बात कर रहा हूं कि गांधी जी ने एक ऐसा ढांचा बना दिया जहां एक और संघर्ष है और दूसरी तरफ है रचना। और मैंने ये भी बात कही कि दरअसल जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं तो हम किसी आदर्श की भी कल्पना करते हैं। और इसको समझने के लिए आपसे अच्छा उदाहरण कौन होगा? जब आप जो है संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष से मतलब तैयारी कर रहे हैं, है ना, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस पढ़ाई करते समय आप ये भी सपना देखते ही होंगे, और नहीं देखते तो देखना शुरू कर दीजिए, ठीक है? शुरू कर दीजिए कि जब आप आईएएस बन गए तो कैसा होगा, ठीक? अब ये सपना अलग अलग है। कोई कहेगा कि सर मैंने सपना देखा, मैं आईएएस बन गया हूं, सर पैसा ही पैसा, पावर ही पावर, ठीक है? पावर ही पावर। बहुत अच्छे प्रिया, देखो बेटा ज्ञानेश करेंगे इन पर सब पर बात, ठीक है? चलो, तो क्या है, एक ने कहा कि हाँ सर पावर ही पावर आ गई, बिल्कुल अर्दली यहाँ आगे पीछे घूम रहा है, लोग दौड़ रहे हैं, सिक्योरिटी मिली हुई है, बिल्कुल हम जिला के राजा बन गए हैं सर एकदम। और जिया वो बिहार के लाला टाइप का गाना बना हमारे बज रहा है, रील वील बनने हमारे ऊपर की, देखो आईएएस बन गया, है ना? एक तो ये हो गया, एक हो गया नहीं सर मैंने समझा, मुझे जो भी कार्डर मिलेगा, मैंने मान लिया कि मुझे फला फला स्टेट में कार्डर मिला, तो सर मैं वहां पर लोगों के लिए मतलब ये देख रहा हूं कि वो करप्शन फ्री डिस्ट्रिक्ट बन जाए। सर मैं वो चाहता हूं कि वहां पर जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, खासतौर पर गरीबों तक पहुंचे। सर हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर कहीं पर कोई आपदा आती है, कोई कैलामिटी है, तो इस जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इतना प्रॉम्प्ट होना चाहिए, इतना तेज होना चाहिए, उसको डर लगे कि यहाँ पर ये हमारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठी है या बैठा है, जो मतलब जो है ना फिर छोड़ेगा नहीं, तुरंत भाग के पहुंचो वहां पर जमीन पर। सो आप कल्पना करने लगते हैं कि ऐसी सिचुएशन हुई और उस सिचुएशन के अंदर आपने ऐसे एक्ट किया, वो क्या हुआ? आदर्श बन गया। आपका आदर्श है, जो आपका सपना है वो आपका आदर्श है, और जहां आप है वो आपका यथार्थ है। तो गांधी जी और बाकी सब लोगों का यथार्थ क्या है? संघर्ष। अभी तो लड़ना पड़ेगा अंग्रेजों से आजादी के लिए, लेकिन उनका आदर्श बहुत बड़ा है कि भाई स्वतंत्र भारत कैसा हो, या हमारा विजन क्या है देश का, ठीक है? वो क्या होगा उसकी बात करेंगे। रूही अपना सवाल बेटा डालो इस पर, क्यों परेशान हो? हम लोग आज बाद में बात करेंगे इसके ऊपर क्लास में आगे बढ़ते हुए। परेशान मत हो, हर चीज का एक समाधान होता ही होता है। यहां से क्या मिलेगा? यहां से मिलेगा स्वतंत्रता। लेकिन चिंता इस बात की है कि आजादी तो मिल गई मान लो, लेकिन वो आजादी कैसी होगी, ठीक है? कैसी होगी? तो ये जो चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया हिमांशी, कुछ लोग देखे ही होंगे ये वाला सपना, ठीक है? चलो, तो ये स्वतंत्रता है, तो यानी स्वतंत्र भारत कैसा होगा? स्वतंत्र भारत कैसा होगा?
तो गांधी जी ने क्या किया कि जब आए हैं राजनीति में और रॉलेट एक्ट के समय से सत्याग्रह सभा बनाई, सत्याग्रही बना दिए, और भैया यहां पर कहा कि रचनात्मक कार्य करने होंगे, और रचनात्मक कार्य जो करने होंगे उनमें उन्होंने 18 अलग अलग रचनात्मक कार्य बता दिए। 18 रचनात्मक कार्य बता दिए, और उन 18 रचनात्मक कार्यों को करना है, ये बात उन्होंने हर सत्याग्रही को कह दी, और ये बहुत एकदम अलग बात थी, ठीक है ना, अलग बात थी। तो यहां पर गांधी जी के ऊपर प्रभाव किसका है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक लेखक हुए रस्किन, उनकी किताब है अनटू द लास्ट, तो हो सकता है कि ये पूछ दिया जाए कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों के पीछे किस जो है विचारक का। गांधी जी के 3 बंदर वाली कहानी अलग है बेटा। उनको किसी जो है जापानीज डेलीगेशन ने छोटा सा एक गिफ्ट दिया था जिसमें 3 बंदर थे। एक मुंह पर हाथ रखे है बुरा मत बोलो, एक आंख पर हाथ रखे है बुरा मत देखो, और एक कान पर हाथ रखे है बुरा मत सुनो। अब लोग कहते हैं कि न कान का इस्तेमाल करना है, न मुंह का, न आंख का, तो कुछ बचा ही नहीं, यानी गांधी जी का मतलब निष्क्रियता है। वैसा नहीं कहानी। चलो जरा अब एक हेडिंग डालो, रॉलेट एक्ट वाली बात थी, और ये जो हेडिंग डालो ये फुल पेज बॉक्स बना लो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए केवल रॉलेट एक्ट में काम नहीं आने वाली, ये चीज तुम्हारे बहुत काम आने वाली है गांधी जी की पूरी राजनीति को समझने के लिए, ठीक है। तो पूरे पेज में बॉक्स बनाओ, जैसे ये पेज है ऐसे बॉक्स बनाओ, और लिखो गांधी जी के रचनात्मक कार्य, गांधी जी के रचनात्मक कार्य। पहला बुलेट पॉइंट लिखो, गांधी जी ने 18 रचनात्मक कार्यक्रमों को, गांधी जी ने 18 रचनात्मक कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया, ठीक है। यह रचनात्मक कार्य भारतीय समाज के आंतरिक पुनर्निर्माण हेतु बनाए गए थे। अगला पॉइंट लिखो, इस तरह गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के साथ साथ राष्ट्र निर्माण का उद्देश्य भी जोड़ दिया, राष्ट्र निर्माण का उद्देश्य भी जोड़ दिया। पूर्ण विराम, ब्रैकेट में लिखो संघर्ष प्लस रचना, संघर्ष प्लस रचना, और संघर्ष वेट से रचना मत इसको लिख देना कि संघर्ष लड़के का नाम है, रचना लड़की का नाम है, लेकिन इसको याद ऐसे ही कर लेना कि एक तरफ संघर्ष करना है, दूसरी तरफ रचना भी करनी है, निर्माण भी करना है, ठीक है ना, ठीक, निर्माण भी करना है। अगला पॉइंट लिखो, यह एक प्रकार से स्वतंत्रता के पश्चात भारत कैसा होगा उसका आदर्श था, ठीक। ये तो हो गया राजनीति के संदर्भ में रचनात्मक कार्यक्रम, लेकिन रचनात्मक कार्यक्रम कौन कर रहा है? सत्याग्रही व्यक्ति। मैंने कल तुम लोगों को कहा था कि कभी बच्चे एक काम करके देखना कि अगर आप किसी व्यक्ति को, जिसके लिए आपको लगता है कि वो वाकई भूखा है, थोड़ा परेशान है, बिल्कुल तमन्ना और सारे लोग बेटा, वो मैंने देख लिया है, मंडे से वो करवाऊंगा मैं, ठीक है, मैंने बोला था कल भी क्लास में। हाँ, बैकलॉग 2-3 बच्चों ने लिखा बैकलॉग हुआ, बेटा बैकलॉग हुआ है तो बैकलॉग को 2-3, अगर 6-7 क्लास का बैकलॉग है जैसा किसी ने लिखा, तो उसको तुम लोग कम से कम 2 से 3 हफ्ते में खत्म करने की कोशिश करो। घबराना नहीं है, हर हफ्ते में 2 क्लास देख डालो, तो क्या होगा कि 3 हफ्ते में बैकलॉग खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जहां से शुरू कर रही हो क्लास को वहां से फ्लो में करते जाना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ जो आदमी, अगर कोई भूखा दिख जाता है, कोई परेशान दिख जाता है, तो जब आप उसकी मदद करते हो, आप कहते हो कि भैया आओ आप खाना खा लो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 50 रुपए हो, आप स्टूडेंट्स हैं, कई बार बहुत ही कंस्ट्रेन में जिंदगी जी रहे हैं, 50 रुपया है और 50 रुपया में पता चला एक थाली आ रही है, तो आपने कहा कि ठीक है भैया आप खा लो, और भी ज्यादा एक्सट्रीम में चले गए, ठीक है आप खा लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर इतनी तृप्ति मिलती है, ऐसा लगता है जैसे आत्मा से अहंकार खत्म हो गया, आप शुद्ध हो गए, थोड़े से पवित्र हो गए। तो जब आप ऐसे काम कर रहे होते हैं तो उन कामों से होता क्या है कि आपका पूरा का पूरा व्यक्तित्व बदलता चला जाता है, पूरा व्यक्तित्व बदलता चला जाता है। और यहाँ गांधी जी ये काम किससे करवा रहे हैं? सत्याग्रही से। तो ये क्या है? ये एक तरीके से ये आत्मविकास या आत्मबल को बढ़ाने वाला काम है, ठीक है, आत्मबल या आत्म विकास,
ये प्रक्रिया भी, इंडिविजुअल्स जो लोग जुड़ रहे हैं। तो यहां पर क्या हुआ, आत्मबल आत्मविश्वास की जब बात हुई तो ये क्या है, यहां पर सत्य के साथ साथ एक और नई चीज जुड़ जाती है, नैतिकता। नैतिकता, कितनी नैतिकता है, बहुत ही बढ़िया, जिसका नेचर ऐसा है। बिल्कुल सुधा, हर हफ्ते में 2 क्लास का बेटा टारगेट लो, इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे, पढ़ाई लिखाई तुम लोग कर रहे हो तो बैकलॉग पूरा हो जाएगा। अब देखो यहां पर एक नया आयाम क्या जुड़ गया, नैतिकता का आयाम जुड़ गया। और गांधी इसी तरीके से बहुत सी चीजों को एक साथ गूंथ देते हैं। तो अगला पॉइंट लिखो, गांधी जी अहिंसात्मक संघर्ष के लिए, अहिंसात्मक संघर्ष के लिए आत्मबल को अनिवार्य समझते थे। आत्मबल को अनिवार्य समझते थे, इसलिए एक सत्याग्रही के भीतर, इसलिए एक सत्याग्रही के भीतर रचनात्मक कार्यक्रम आत्मबल का विकास करते थे। हिंसात्मक संघर्ष के लिए बाहुबल की जरूरत है, तो अहिंसात्मक संघर्ष के लिए आत्मबल की जरूरत है। यही लिख लो कि जिस प्रकार हिंसात्मक संघर्ष के लिए, जिस प्रकार हिंसात्मक संघर्ष के लिए बाहुबल आवश्यक है, उसी प्रकार अहिंसात्मक संघर्ष के लिए आत्मबल आवश्यक है। तो कितना बढ़िया फ्रेज बन गया। ठीक है, आगे बढ़ो और लिखो, यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें वैयक्तिक परिवर्तन, वैयक्तिक इसको समझ लो, ये जो शब्द है व्यक्तिगत हम लिख सकते थे लेकिन हमने लिखा वैयक्तिक, समझ लो, वरना फिर व्यक्तिगत लिख लेना। वैयक्तिक का मतलब होता है एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ। ठीक है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वैयक्तिक परिवर्तन यानी एक व्यक्ति के भीतर परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन साथ साथ चलते हैं। ठीक है, वैयक्तिक मतलब व्यक्ति से जुड़ा हुआ या व्यक्ति से संबंधित। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वैयक्तिक परिवर्तन यानी व्यक्ति के परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ चलते हैं। ठीक है, कहा जाता है ना कि दुनिया बदलनी है तो खुद को बदल लो, दुनिया बदलनी है तो खुद को बदल लो, और खुद को बदल लोगे तो दुनिया बदलेगी, है ना। तो ये दोनों वाइस वर्सा एक दूसरे के साथ चलते हैं। अब लिखो अगला पॉइंट, गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों के पीछे जॉन रस्किन की किताब, जॉन रस्किन की किताब अनटू, इंग्लिश में भी इसको लिख लेना अगर लिखना चाहते हो, UNTO, अनटू दिस लास्ट। यहां से 2 सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल, गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों की प्रेरणा कहां से मिली, तो आप लिख सकते हो रस्किन के अनटू दिस लास्ट से। दूसरी चीज है अनटू दिस लास्ट, क्योंकि गांधी जी पर रस्किन का बड़ा प्रभाव था, 3 लोगों का बड़ा प्रभाव था, मैंने पहले भी बताया, टॉल्स्टॉय, थोरो और रस्किन। ठीक है, तो ये रस्किन पर आ सकता है कि ये किसकी रचना है, तो अनटू दिस लास्ट रस्किन की रचना है। तो रस्किन की रचना अनटू दिस लास्ट का अत्यधिक प्रभाव था, अनटू दिस लास्ट का अत्यधिक प्रभाव था। ठीक है, अब जो बॉक्स बनाया है उस बॉक्स में तो तुम लोग लिख रहे होगे, कहीं पर तुमको लिखना है कि सत्याग्रह के 18 जो कार्य थे या कार्यक्रम थे वो क्या थे, और कौन कौन सी फील्ड से जिस पर काम करना होता था रचनात्मक कार्यक्रम के तहत। क्योंकि ऐसा किया जा सकता है कि कभी एक सवाल बना दिया जाए रचनात्मक कार्यक्रम पर, एक सवाल मेंस के अंदर तो पूछा ही जा सकता है, लेकिन प्रीलिम्स के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है ना, वो प्रीलिम्स के हिसाब से ये करना है कि निम्न में से कौन रचनात्मक कार्यक्रम का हिस्सा थे या नहीं थे। इस तरीके के सवाल के लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है बेटा, ये जितने भी रक्षा विनियमन, आर्म्स एक्ट, ठीक है, प्रेस एक्ट वगैरह है, इनको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, वो अलग से ही पढ़ना उनको हम लोगों को चाहिए। ठीक, तो उस पर बात करेंगे। अब जरा लिखो, गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम या 18 रचनात्मक कार्यक्रम इस प्रकार थे। नंबर 1, सांप्रदायिक एकता। नंबर 1, सांप्रदायिक एकता। नंबर 2, अस्पृश्यता निवारण। नंबर 2, अस्पृश्यता निवारण। पहला हो गया सांप्रदायिक एकता यानी हिंदू मुसलमान और सभी धर्मों की एकता। अस्पृश्यता यानी छुआछूत से मुक्ति। तीसरी चीज, मद्य निषेध, गांधी जी दारू नहीं पीने देंगे। ठीक है, मद्य निषेध। और ये सारे कार्यक्रम क्या है, कहीं ना कहीं जोड़ते हैं लोगों को। ठीक है, शराब से कौन सबसे ज्यादा परेशान होता है, पत्नियां।
पता चला बैठी है दिन भर बढ़िया बेचारी की, आएंगे आएंगे आएंगे, शाम को आए, डोरबेल बजाई और एकदम टुन्न टहल आए और सोफा पे बिस्तर पे एकदम दाड़ से गिर गए। बोले खाना खाओ? खाना वाना कुछ नहीं खाएंगे। ठीक भैया, घर आए हो, घर में पूरा दिन तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम आके जो एकदम टल्ली होके आए हो यहाँ पर। या दो ही तरीके बचे हैं, या तो औरत उठा ले जूता और इतना बढ़िया से मारे ना कि सारा नशा काफूर हो जाए, और या बेचारी घुट घुट के मरती रहे। और भारतीय नारी, और वो क्या होता है, जो थोड़े भी ऐसे परिवार हैं जहां औरतें बहुत एम्पावर्ड नहीं है, पढ़ी लिखी सक्षम नहीं है, वो समझौता करती रहती है कि कुछ भी दारू वारू पी के आता, कुछ भी 4 पैसा लाता, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, दवा इलाज चल रहा है और सब जो है ना हमारे घर का खाना खर्चा चल रहा है, चलो यार ठीक है जो कुछ भी होगा। मैंने देखा है शराब पी करके हमारे घर के ठीक सामने एक सज्जन आते थे, हम लोग तो छोटे छोटे, और उनका घर का कमरा हमारे यहाँ से दिखता था। रात में घंटी बजा रहे हैं, खूब सारी कुंडी बजा रहे हैं, कभी कभी पत्नी जो है वो सो गई, हम लोग ने शराब पी करके आए, बेल्ट निकाल के उसके मुंह पे बेल्ट मार रहे हैं। ठीक है, बहुत छोटे थे हम लोग, लेकिन फिर भी देखा हम लोगों ने। तो खैर, तो गांधी जी का क्या एजेंडा आया? मद्य निषेध। जैसे मद्य निषेध आया, औरतों का ये बाबा तो लगता है कि हमारे काम के आदमी है ना। तो मद्य निषेध। अगला लिखो, खादी, खादी प्रसार। अच्छा, एक्टिंग भी मस्त है कुमकुम कह रही। अरे रुक जा निसार, बताएंगे रक्षा विनियम अधिनियम 1915 था, आना है कहानी, रुक जाओ अभी रुक जाओ। पढ़ी लिखी स्त्री भी समझौता, देखो समझौता जीवन में बुरा नहीं होता, जीवन में हर कोई समझौता करता, लेकिन मैं कहता हूं कि किसी अन्याय को बर्दाश्त ना करे स्त्री, ये बहुत जरूरी है। ठीक है ना, ये बहुत जरूरी। गाली भी देते हैं सुधा, बिल्कुल गाली देते हैं, गाली गलौज, खराब बातें बोलना, डोमेस्टिक वायलेंस, शराब से बहुत जुड़ा हुआ है, दारू पी के पागल हो गए। ठीक, चलो। तो अभी क्या है अगला, खादी का प्रचार प्रसार। अब क्या हुआ, एक एक चीज तुम लोगों को मैं अभी रख करके समझाऊंगा, क्योंकि रचनात्मक कार्यक्रम को जब तुम समझोगे तो तुमको मजा आएगा इसको पूरा समझने में, पढ़ने में। मतलब बात करते करते ही चल रहे। जैसे खादी, गांधी जी खादी से कर क्या रहे, तुमको याद है, तुम पूरी कहानी पढ़ते चले आ रहे हो। अंग्रेजों ने क्या किया, भारत के हथकरघा उद्योग को बर्बाद कर दिया। ये जो चरखा चलता था या हथकरघा चलता था वो सारा उजाड़ दिया अंग्रेजों ने, याद है ना, जो आर्थिक शोषण हुआ था उसमें। तो आर्थिक शोषण हो रहा था, भारत के हथकरघा उद्योग को, भारत के चरखों को बर्बाद कर दिया गया था। गांधी जी आए, उन्होंने कहा अच्छा, लंकाशायर और मैनचेस्टर का कपड़ा, ब्रिटेन का बना कपड़ा हमको बेचने के लिए तुमने हमको गुलाम बनाया था, अब बेटा हम तुम्हारी नाभि पे हमला कर देंगे। नाभि क्या है, तुम्हारा कपड़ा। अब गांधी जी ने शुरू किया चरखा चलाना, बस चप्पा चप्पा चरखा चले, और यहां चल रहा चरखा और वहां अंग्रेजों के दिल पर ना धक धक हो रहा है। ठीक है, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के समय से विदेशी कपड़ों की होली जलाना जो है हमारे राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल हो गया। स्वदेशी, अंग्रेजों ने हमको गुलाम बनाया अपना सामान फेंक के, अब क्या है, हम कह रहे हैं हमको गुलाम बना लो, आओ आओ भैया, एकदम राजपाल यादव हो गया, आओ भैया मारो मारो। हम मंदिर का घंटा है जिसको देखो बजा के चला जाता है। अब हमको ये समझ ही नहीं है कि भाई साहब, ये जो एलॉन मस्क बैठा हुआ है ना अमेरिका के अंदर, ये जो ट्रंप जी को जिसने पटा लिया और मोदी जी को जो धमकी दे रहा है टैरिफ वॉर की, ये हमारी गर्दन पकड़ के उमेट देंगे। तो ये क्या चल रहा है, अभी रिवर्स कोलोनाइजेशन है, इस पर बात होगी। तो यहां पर क्या हुआ, खादी, बहुत बढ़िया। ममता कह रही है कि वो खादी के कपड़े पहनती है, बहुत अच्छा बेटा। तो खादी जो है चरखा जिसको उजाड़ दिया गया था, गांधी जी उस चरखे को ले आए, और गांधी जी ने चरखे को बहुत समुन्नत किया, टेक्नोलॉजिकली इंप्रूव किया और करवाया। खूब जो है गांधी जी कंपटीशन करते थे कि चरखा में कैसे जो है इंप्रूवमेंट्स हो, उसके लिए इनाम घोषित कर देते थे, लोग आते थे उनके पास। ठीक है ना, ऐसे 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 चरखा चल रहा है। चरखे से सूत बना, गांधी जी ने जगह जगह पर सूत खरीदने के लिए अपने लोग बैठा दिए और वहां से कपड़ा चला, कपड़ा बनने लग गया। गांधी जी ने कहा सत्याग्रही खद्दर का कपड़ा पहनेगा। आज हमारे नेता ना ये स्कॉर्पियो से उतर रहे, फॉर्च्यूनर से उतर रहे नेताजी, अभी तो कुछ नेताजी बीएमडब्ल्यू से भी उतर रहे हैं, पहने क्या है, खादी। अब क्या है खादी पहने, तुम खादी में आग लगा दो। ठीक है, बीएमडब्ल्यू से चल के अगर भारत की जनता का नेता बनना है तो खादी में तो कम से कम आग लगा दो। तुमको किसने कहा खादी पहनने ना, खादी बहुत पावरफुल सिंबल है, बहुत पावरफुल सिंबल। नहीं नहीं बेटा तमन्ना, हम लोग तो बापू के पैरों के धूल नहीं है। तो क्या है, खादी का सिंबल है। गांधी जी ने एक तरफ तो अंग्रेजी अर्थव्यवस्था पे हमला कर दिया खादी से, दूसरी तरफ क्या किया कि खादी को राजनीति का प्रतीक बना दिया और चरखा को बना दिया सिंबल। गांधी जी दुनिया के सबसे तगड़े ब्रांड एम्बेसडर है। अगर अमेरिका की किसी सड़क के ऊपर, ठीक है, किसी दीवार के ऊपर कुछ ना करो तुम, ये जाकर के ऐसे ऐसे बना दो, ठीक, ऐसे बना दो तो आदमी जान जाएगा। हालांकि हमने तो ये खड़खड़ा बना दिया, पता नहीं तुम लोगों ने बचपन में चलाया नहीं चलाया, लेकिन वो होता था एक खड़खड़ा जैसा, लकड़ी का होता था जिसमें 3 पहिए लगे होते थे। तो हम लोग जो छोटे थे जब पैदल चलना शुरू किया तो वही पकड़ाया जाता था, तो हमने तो खड़खड़ा बना दिया। लेकिन तुम लोग, मेरे कहने का मतलब है, अगर कहीं अमेरिका में, यूरोप में कहीं जाकर के एक चरखा बना दो खाली, हर आदमी कहेगा गांधी, इतना तगड़ा। ठीक है, इतना तगड़ा। तो यहां पर क्या हुआ, मैं क्या कह रहा कि चरखा एक इतना बड़ा सिंबल बन गया। फिर लिखो अगला, ग्रामोद्योग। ग्रामोद्योग, उन्होंने कहा कि गांवों में उद्योग लगेंगे, गांवों में उद्योग लगेंगे। गांधी का विजन समझो, जब तुम ऐसे लिख रहे होगे भूमंडलीकरण पर, अगर कभी जुड़ के आ जाए तो गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम से इतनी इंसाइट्स मिलेंगी तुमको, एकदम वंडरफुल ऐसे लिख के आओगे। इसलिए कहता हूं यूपीएससी में मतलब सक्सेस के लिए समझना जरूरी है, रटना नहीं, समझ। चलो ग्रामोद्योग। अब गांधी जी क्या कर रहे हैं, साबुन कह रहे हैं कि काहे खरीदोगे तुम, अंग्रेजों के जमाने में वो एक साबुन आ रहा, अफगान स्नो, ठीक है, साबुन खरीदो जाकर के, अंग्रेजों का बनाया हुआ। साबुन हम बना लेंगे, साबुन वहां से क्या लेंगे ना। अब हमारा भारतीय समाज कहते नहीं, पियर्स साबुन से नहाएंगे, पियर्स भी उसी समय का साबुन है।
तब हम अपना साबुन बना रहे, अब हम कहते नहीं पियर्स स्टेटस सिंबल है, ठीक है, तो स्टेटस सिंबल। तो गांधी जी क्या करें ग्राम उद्योग, तो वहां पर केवल साबुन नहीं, साबुन, मोमबत्ती, माचिस, ठीक है, और ये जो है हथकरघा, सूत, ये सब तो है ही है, कुछ कलाकारियां, पच्चीकारी, ठीक, और इसके साथ साथ गुड़ बनाने का काम, हजार काम, लेकिन ग्राम उद्योग, गांव के अंदर ही उद्योग यहां पर लगेगा, ठीक। अगला लिखो स्वच्छता। स्वच्छता, गांधी जी स्वच्छता पर बहुत जोर दे रहे हैं। गांधी जी स्वच्छता पर इतना जोर दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि गांवों के भीतर स्वच्छता और स्वास्थ्य जुड़े हुए मुद्दे, और आपको पता है ये समस्या है। अभी तो फिर भी शौचालय वगैरह बन गए बहुत सारी जगहों पर, वरना तो गांवों के अंदर घर से निकलो 20 कदम के बाद में शौचालय ही शौचालय, खुला शौचालय। और मुझे इतनी उलझन होती थी, जो गांव के अंदर अभी भी बच्चे हैं उसका मतलब समझ सकते हैं कि वहां आप शौचालय में शौचालय गए हैं, उसके बाद वहां आपको मक्खियां दिख रही हैं, और फिर उसके बाद में आप घर पे आए हैं, खाना खा रहे हैं, वहां भी आपको मक्खियां दिख रही हैं। तो जो स्वच्छता है और स्वास्थ्य है आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, आपस में जुड़ा हुआ है। निसार मेरे ख्याल से 7 तारीख को तो है, तो 7 ही को होगी, वरना मैं एक बार कंफर्म करके कल तुमको बता दूंगा बेटा, ठीक है। चलो, तो ये क्या हुआ, ये हो गया स्वच्छता। लेकिन अब इतना जो स्वच्छता जो था, हिंदू मुस्लिम एकता, ये वो सब छोड़ दो। अभी स्वच्छता वाले अभियान में हमारे गांधी जी का चश्मा जो है ना कूड़ा घर में लगा दिया गया, ले बेटा फेंको कूड़ा, जमा जमा, गांधी जी के ऊपर कूड़ा चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, अगला लिखो बुनियादी शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन अगला पॉइंट, अंग्रेजों के यहां पढ़ने का है उनके स्कूलों में, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अपने स्कूल खोलो। सोनाली बेटा फिर से सवाल भेजो अपना, ठीक है, सवाल भेजो सोनाली, फिर से मैं देख नहीं पाया तुम्हारा सवाल। तो ये क्या है कि बुनियादी शिक्षा, अपने स्कूल खोलो। तो गांधी जी बहुत सारे स्कूलों को खोलने पर जोर दे रहे हैं। हर कोई जो सत्याग्रही है वो कुछ बच्चों को पढ़ाए, वो बच्चों को पढ़ाए। अंग्रेजों के यहां पढ़ने से अच्छा है कि हम अपने स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन बच्चों को ही काहे पढ़ाएं, बड़ों को भी तो पढ़ाएं। तो अगला लिखो प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा यानी जो बड़े लोग हैं, वो जो बड़े हो गए हैं, प्रौढ़ हो गए हैं, उनकी शिक्षा भी इसमें शामिल है। अगला प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण, स्त्री स्त्री संबंधी प्रश्न गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम का हिस्सा है। स्त्री संबंधी प्रश्न, महिलाओं की मुक्ति अनिवार्य है, महिला को मुक्त करना पड़ेगा, ठीक है। ज्ञानेश ये बिल्कुल ही जो सवाल है बेटा एकदम ऑप्शनल लेवल का है, और ये सवाल गांधी और नेहरू के बीच की जो बहस है उससे जुड़ा हुआ सवाल है बेटा। देखो जो है 9 सवाल तो आई गए, लेकिन आमतौर पर औसतन तुम मान करके चलो कि मॉडर्न इंडिया से आपको 7 सवाल 9 सवाल मिलते हैं, कभी घट गए तो घट गए, कभी बढ़ गए तो बढ़ गए, 7 से 9 सवाल आपको मिल जाएंगे। चलो अभी देखो क्या हुआ, स्त्री के से संबंधित प्रश्न। उसके बाद लिखो स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य शिक्षा, लोगों को स्वस्थ कैसे रहना है इसके लिए भी शिक्षित करना होगा। नेचुरोपैथी गांधी जी के प्रयोग है, मिट्टी पानी के प्रयोग है, ठीक है, ठंडा गर्म के प्रयोग है। गांधी जी दवाई नहीं खा रहे, और वो क्यों नहीं खा रहे, क्योंकि कह रहे कि एलोपैथी कौन लाया, अंग्रेज जो कुछ भी लाए गांधी जी उसको संदेह की दृष्टि से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ स्वास्थ्य शिक्षा वगैरह से ये प्रश्न है। अगला देखो प्रांतीय भाषाएं है क्या, राष्ट्र को इकट्ठा करना है, लेकिन जो प्रांतीयता है यानी मराठी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, इन सब भाषाओं पर भी काम करना है, क्योंकि जो स्थानीय भाषाएं हैं उनका सम्मान होना चाहिए, ठीक है, प्रांतीय भाषाएं। फिर राष्ट्रभाषा, हिंदी का प्रचार प्रसार वो करते हैं गांधी जी, तो लिखो राष्ट्रभाषा और ब्रैकेट में लिख दो हिंदी का प्रचार प्रसार। गांधी जी चाहते हैं कि देश भर में जो संपर्क भाषा बने वो हिंदी बने और राष्ट्रभाषा भी हिंदी बने, ठीक है, अंग्रेजी ना बने। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन साथ ही साथ गांधी जी ये भी चाहते हैं कि हिंदी बने लेकिन लोग हिंदी को स्वीकार करें, और हम प्रांतीयता की जो भाषाएं हैं, जैसे मान लो तमिल है, तो हम तमिल को भी संवर्धित करें और संपर्क भाषा राष्ट्रभाषा के तौर पर हिंदी बने, ठीक है, इस तरीके की चीजें होती है। अगली चीज आर्थिक समानता, बहुत जरूरी है। आर्थिक समानता, समाज के भीतर आर्थिक असमानता नहीं होनी चाहिए। फिर लिखो अगला किसानों से जुड़ा प्रश्न। फिर उसके बाद लिखो श्रमिक, आदिवासी। फिर लिखो कुष्ठ रोगी, ये भी उनके कार्यक्रम का हिस्सा है। उस समय कुष्ठ रोगी, जिसको कुष्ठ हो गया, वो समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। मतलब आप सोचिए, आप लोगों ने शायद नहीं देखा हो, ठीक है, कि जिस तरीके से जो आपका कुष्ठ आश्रम होते थे, कुष्ठ अस्पताल होते थे, वहां बस्तियां बन जाती थी, ठीक है, बस्तियां बन जाती है। तो जो बस्तियां बनती हैं वो क्या है, वो बस्तियां क्या है, कुष्ठ रोगियों की बस्तियां, और वहां कोई जाता नहीं है, एकदम उपेक्षित, एकदम दूर दराज पड़े हुए, ठीक है। तो अपने परिवार में किसी को कुष्ठ हुआ, उसको सही नहीं होगा, उसको भेज दिया आपने कुष्ठ बस्ती, और उससे कोई मिलने नहीं जाता था। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, क्या कि गांधी जी कुष्ठ रोगियों के प्रति व्यवहार को बदलने की बात कर रहे हैं। और एक छोटा सा प्रश्न जो समाज में कुष्ठ रोगियों से जुड़ा, सबको तो कुष्ठ नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद जिनको कुष्ठ हो रहा है उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा, यानी सेवा का ये चरमोत्कर्ष है, ठीक है ना। चलो आखिरी लिखो इसमें छात्र यानी छात्रों से जुड़े हुए प्रश्न, ठीक है, छात्र या छात्रों से जुड़े हुए प्रश्न। 18 हो गए।
तो ये 18 रचनात्मक कार्यक्रम यहां पर हमारे सामने आ गए। तो हमने अब एक चीज क्या देख ली कि अब जो राजनीति हो रही है उसमें एक नया आयाम जुड़ गया और वो आयाम है रचनात्मक कार्यक्रम का। चलो अब 1 मिनट के लिए वापस रौलट एक्ट पर आ गए। अब रौलट एक्ट पास हुआ, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। हम सब जानते हैं कि रौलट एक्ट विरोधी देश भर में आंदोलन हो रहा है और उस आंदोलन में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम सबने सुना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या होता है उसको हम लोग चलकर अब देखने वाले हैं। भाई यहां पर पूरे देश में चल रहा है रौलट एक्ट विरोधी आंदोलन। प्रीलिम्स के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। देशव्यापी आंदोलन चल रहा है और रौलट एक्ट के विरुद्ध यहां पर सभा हो रही है। कहां? पंजाब के अमृतसर में एक सभा होने वाली है। ठीक है, सभा कहां होने वाली है? जलियांवाला बाग। ये बाग है, इसके साथ चक्कर क्या है कि ये लंबी सी एक लेन है और यहां पर एक मैदान जैसा है जिसके भीतर एक कुआं है। यहीं पर वो जगह थी और यहां वैसाखी का चल रहा है मेला। ठीक है, लोग यहां पर जुटे हुए हैं। तो यहां आने का और जाने का रास्ता एक है, सकरा सा, और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे मकान हैं, घर हैं। तो यानी भागने की जगह जलियांवाला बाग में नहीं है। ठीक है, जलियांवाला बाग में यह सभा होने वाली है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से सवाल ही आ गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था तो वहां क्या हो रहा था, मतलब किन लोगों पे गोली चलाई गई? वो लोग जो रौलट एक्ट के विरुद्ध होने वाली सभा में इकट्ठे हुए थे। यह सवाल आ गया। 2 लोग उनको जो है संबोधित करने आने वाले थे, वो थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। ये 2 नेता थे। अब देखो यहां पर भी एक हिंदू एक मुसलमान, इन दोनों लोगों को कर लिया गया गिरफ्तार। तो रौलट एक्ट विरोधी सभा, वहां के नेता ये दोनों, तो इनका भी नाम याद रखना है। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में ये सभा को संबोधित करते हैं क्योंकि वहां के नेता थे, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उस दिन था बैसाखी का मेला। जब मेला होता है तो लोग अपने आप मेला देखने आ रहे हैं, वहीं पर यह सभा रख दी गई थी। जैसे ही लोग अंदर गए और सभा होने वाली थी, जनरल डायर जो है अपनी मशीन गन्स लेकर के जो है अपनी पूरी बटालियन लेकर अंदर पहुंच गया जीप सहित, और वहां मशीन गनों से गोलियां चलवा दी ताबड़तोड़। उसने कोई चेतावनी भी नहीं दी कि लोग मैदान छोड़ के चले जाएं। जिस जगह पर लोग जहां से जा सकते थे उसी को ब्लॉक करके उसने गोलियां चलवा दी जलियांवाला बाग में। लोग भाग नहीं सकते थे। अफरा तफरी में लोग कुएं में कूद गए, भगदड़ में लोग कुएं में गिर गए, लेकिन बाहर नहीं निकल सके। तो ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कुछ सबसे नृशंस हत्याकांडों में से एक है। तो यहां क्या हो गया? सरकार ने कहा कि 379 लोग मारे गए, 379, लेकिन कांग्रेस की जांच समिति ने कहा 1000 लोग मारे गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब यहां पर ध्यान देना है, मशीन गन से गोलियां किसने चलाई? जनरल डायर ने आदेश दिया। लेकिन पंजाब का गवर्नर कौन है? ओ डायर। तो डायर ओ डायर, ये याद रखना। जैसे बुलाते हो ना कि डायर ओ डायर, मोनो मोनो, सुनो, उसी तरीके से डायर और डायर ये दोनों अलग अलग लोग हैं। एक है जनरल डायर, एक है ओ डायर। इसके बारे में आगे अभी हम लोग देखेंगे। तो यहां पर जो सवाल बनने की बातें हैं वो यही है। ठीक है, पंजाब का गवर्नर कौन है? इसमें रविंद्रनाथ टैगोर और शिव स्वामी अय्यर 2 लोगों ने अपनी नाइटहुड की उपाधियां लौटा दी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पर इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, पंजाब में लगा दिया गया मार्शल लॉ। जो मार्शल लॉ ने बताया था, सेना को जो है एक तरीके से प्रशासन सौंप दिया गया और सेना का प्रशासन बहुत ही दमनकारी प्रशासन था। ठीक है, बहुत ही दमनकारी प्रशासन था। तो यहां पर जो है भयानक तरीके से यह दमन मार्शल लॉ में शुरू हो गया। ठीक, इस घटना की जांच के लिए एक कमेटी बनी, जो अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई और उसको कहा उपद्रव जांच समिति। उपद्रव कौन कर रहा था? जनता, अहिंसक निहत्थी जनता जो एक सभा में भाग लेने पहुंची है उसको तुम उपद्रव कह रहे हो। और यहां पर हंटर उसके प्रेसिडेंट थे, इसलिए इसको कहा गया हंटर कमीशन। ये दूसरा हंटर कमीशन है, ये भी ध्यान रखना। एक हंटर कमीशन शिक्षा से जुड़ा हुआ जिस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक, लेकिन यह है जलियांवाला बाग। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए निम्न में से किस कमीशन का गठन किया गया था? ठीक है, यहां पर क्या हो गया? हंटर कमीशन। फिर गांधी जी समझ गए कि अब सरकार पूरी तरह से दमन के मूड में है, इसलिए भाई आंदोलन को वापस ले लिया जाना चाहिए। रौलट एक्ट विरोधी आंदोलन, कल की क्लास में आपने देखा था कि पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर गांधी जी किसी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं तो वो रौलट एक्ट विरोधी आंदोलन। जाहिर सी बात है रौलट एक्ट विरोधी आंदोलन की खासियत क्या है? पूरे देश में आंदोलन होगा, व्यापक रूप से हिंदू मुस्लिम एकता रही। क्यों? क्योंकि हमने देखा था 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पैक्ट हो गया था, समझौता हो गया था। मुसलमानों के बीच से कौन निकल रहा है? एक नई राजनीतिक चेतना। अभी जब हम लोग देख रहे हैं तो मुसलमानों के बीच से 1857 और उसके बाद भी कुछ आंदोलन निकले जो अंग्रेजों की मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन अंग्रेजों ने जो फूट डालो राज करो और जो मुस्लिम लीग बनाई, पृथक निर्वाचक मंडल दे दिए, इससे उन्होंने कोशिश की कि मुसलमान आजादी की लड़ाई से अलग हो जाए। तो काफी हद तक जो मुस्लिम थे वो स्वतंत्रता संग्राम में थोड़ा उससे दूरी बना के चल रहे थे और उनके बीच में नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन यहां नया नेतृत्व निकल रहा है और ये पढ़ा लिखा मुस्लिम मध्य वर्ग है, जो पढ़ लिख करके नए लोग आ रहे हैं। और साथ ही साथ में मौलाना मौलवी भी पूरी तरीके से, मौलाना मौलवी भी इनके हाथ में भी नेतृत्व जा रहा है। ठीक है, अब हमने क्या देखा था? 1907 में कांग्रेस का नेतृत्व नरम पंथ के हाथ में था। फिर तिलक आए, 15 में होम रूल आया, 15 के बाद तिलक के हाथ में गरम पंथ के हाथ में आ गया। तो गरम पंथ से होते हुए रौलट एक्ट ने एक काम कर दिया कि कांग्रेस का नेतृत्व पूरी तरीके से आ गया गांधी जी के पास। जैसे आया, कांग्रेस ने एक बार फिर से कहा कि 1919 का ये एक्ट हम खारिज करते हैं। एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण, लिबरल एसोसिएशन या इंडियन लिबरल एसोसिएशन बनाई किसने?
सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ये नरमपंथी थे और इनको लगा कि गांधी जी तो अब और भी आगे निकल गए हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि हम इंडियन लिबरल एसोसिएशन नाम का संगठन बनाते हैं, यानी हम गांधी जी की नीतियों से सहमत नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई। अब जहां से सवाल बन सकता है वो है तुम्हारा जनरल रेजिनाल्ड डायर और माइकल ओ डायर। इस हत्याकांड का दोषी है डायर, भारतीय सेना में ब्रिगेडियर जनरल है, मार्शल लॉ भी यही लागू कर रहा है, हत्याकांड का आदेश इसने दिया। एक चीज जो ध्यान रखनी है स्टेटमेंट के एक सवाल पर कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इसकी निंदा की गई थी, कहा गया कि यह गलत हुआ, लेकिन भैया हमारे यहाँ जो स्वर्ण मंदिर था, उस स्वर्ण मंदिर के अंदर अकाल तख्त साहिब में उसके जो जत्थेदार यानी सबसे बड़े जो महंत हुआ करते थे, पुजारी हुआ करते थे, उन्होंने सरोपा भेंट किया। सरोपा एक बहुत ही मतलब सम्मानजनक जो वस्त्र, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी कि जिस तरीके के खिलत जैसे वस्त्र थे, वैसे धार्मिक रूप से अगर देखें तो सरोपा जो है स्वर्ण मंदिर का बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। हत्याकांड के बाद अकाल तख्त के जत्थेदार ने सरोपा दिया, ठीक है, उसको दुपट्टा उपट्टा पहनाया, पगड़ी वगड़ी पहनाई जनरल डायर को। तो अब शामत आने वाली है इन लोगों की भी, और पंजाब में सिखों के बीच बहुत बड़ा जो है आंदोलन निकल के आएगा। बताएंगे निसार, मौलाना आजाद के बारे में तो बात करेंगे। ज्ञानेश अभी रुको बेटा, ये सारे सवाल तुम लोगों के आते हैं ऑप्शनल से, मैं यहाँ जानबूझ के इनको इग्नोर करता हूं क्योंकि यहाँ जीएस के बच्चे हैं और बेटा कम नहीं है, बहुत है। मैं जाऊंगा तो उलझूंगा उन सब चीजों में बहुत बुरी तरीके से। आपको ध्यान रखना है कि जनरल रेजिनाल्ड डायर और माइकल ओ डायर के बीच थोड़ा सा फर्क समझ लो, ताकि स्टेटमेंट बेस्ड कोई क्वेश्चन अगर आए तो तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए। पंजाब का गवर्नर है और पंजाब में जो भी नीतियां बन रही है उनका जिम्मेदार है। रॉलट एक्ट का कट्टर समर्थक है, ठीक है ना। जनरल डायर ने जो काम किया उस काम का इसने पूरा खुल करके समर्थन किया। खास बात क्या है, जहां से आपका तथ्य निकल के आएगा कि 13 मार्च 1940 को हमारे शहीद ऊधम सिंह ने किसकी गोली मार के हत्या की थी? रेजिनाल्ड डायर की नहीं की, ओ डायर की थी। यह बात आपको ध्यान रखना है कि जलियांवाला बाग का बदला ओ डायर से को मार के उन्होंने लिया। अब क्या होता है कि लग जाता है मार्शल लॉ। यहां पर कुछ सवाल तुमको और भी देख लेने हैं। मार्शल लॉ लग गया, यानी कि सेना के हाथ में पंजाब को दे दिया गया। भाई बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से क्या होता था, भारतीयों को कहा गया कि सड़कों पर आप सीधे चल नहीं सकते, ठीक है, आपको जमीन पर रेंगते हुए निकलना होगा जहां भी आपको पुलिस दिखाई दे। तो आप अच्छे भले चल रहे हैं किसी चौराहे पर, अगर पुलिस है ब्रिटिश खड़े हैं तो लोग ऐसे लेट जाते थे और ऐसे ऐसे करके रेंगते हुए निकल रहे हैं। ये मार्शल लॉ। अरे सर अंग्रेज इनसे अच्छे थे, अरे 32 बाहर आ जाइए, अंग्रेज इनसे अच्छे थे। ये था मार्शल लॉ। एक साथ हिंदुओं मुसलमानों सिखों, अच्छा बेटा मिलके लड़ोगे हमसे तुमको हम दिखाएंगे हम क्या है, अंग्रेज क्या है। एक साथ बांधा जाता था, एक साथ, और कोड़े मारे जाते थे, कोड़े मारे जाते थे। एक कोड़े में हिंदू मुसलमान सिख सबको चपाक से लग रहा कोड़ा, और ये कोड़े जेल के अंदर नहीं मारे जा रहे, थाने के अंदर नहीं मारे जा रहे, कोड़े मारे जा रहे चौराहे पे। आते जाते हुए लोग देखें कि कोड़े बरसाए जा रहे। वो जो तुमने पिक्चर देखी होगी ना RRR, RRR नहीं देखिए तो उसमें वो सीन है ना जिसमें वो बांध करके उसको जो है ना सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे जा रहे हैं, उस तरीके से मारे जा रहे हैं। पूरा मार्शल लॉ लगा हुआ, लोगों को पकड़ लिया है, जेल में डाला है, बुरी तरीके की यातनाएं हैं, घर तोड़ दिए गए हैं, गांवों के ऊपर बम बरसा दिया, सब कुछ हुआ। तो मार्शल लॉ यहां पर लगा हुआ है। अब हंटर कमीशन की हम लोगों ने बात की, ठीक है, इसको किसने बनाया ये सवाल एक पूछा जा सकता है। लॉर्ड मॉन्टेग्यू, ठीक है, लॉर्ड मॉन्टेग्यू हंटर कमीशन का गठन करते हैं, ठीक है, आपदा जांच समिति या डिजास्टर इंक्वायरी कमेटी। हंटर इसके अध्यक्ष हैं। खास बात यह है, इसको मैं अलग से इसलिए लाया कि इसके अंदर जो देखने वाली चीज है, 3 भारतीय भी हैं, चिमन लाल हरिलाल सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। केवल ध्यान रख लेना है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण आदमी तुमको नहीं दिख रहा, इनको एक बार 2 बार पढ़ लिया और भूल जाए। सवाल ऐसे बनेगा कि हंटर कमेटी में निम्न में से कौन कौन से सदस्य थे, और इसको इनके नाम या 2 नाम, एक नाम उसमें से लिख लेंगे, रख देंगे भारतीय कौन कौन से सदस्य थे, और उसमें कोई ऐसा नाम रखेंगे जो ऑड होगा। जैसे मैं अगर कहूं कि उसमें नाम रख देंगे तेज बहादुर सप्रू, तुम कहना हाँ पकड़ लिया बेटा, ये नहीं थे। MR जयकर, ये लिबरल नेता है, जब भी अंग्रेजों से बात करनी होती है तो तुम आगे चल के देखोगे सप्रू जयकर हर जगह पहुंच जाते हैं। इसमें सप्रू और जयकर नहीं है। और गांधी और नेहरू और बाकी लोगों का जिक्र करेंगे तो आप तो कह देंगे कि हमको पता ही नहीं थे, ठीक है। तो केवल आपको ध्यान रखना है कि इसमें सप्रू और जयकर नहीं है, इसके अलावा यूपीएससी कोई सवाल नहीं बनाएगी, ठीक है, इतना एकदम तुम लोग ध्यान रखो। अब क्या हुआ, यहां पर ये कमीशन काम शुरू करता इसके पहले ही अंग्रेजों ने 1919 में एक एक्ट पारित कर दिया जिसका मतलब था इंडेमनिटी एक्ट, यानी कि अंग्रेजों को क्षमा करने का प्रावधान बनाना था। इंडेमनिटी का मतलब है क्षमापूर्ति। जाहिर सी बात है कि हंटर कमीशन को यह पता था कि हमारे अधिकारी दोषी हैं, तो उनको पहले ही माफ करने के लिए एक्ट बना दिया, क्योंकि चलते कानून से ही अंग्रेज गंदा कानून बनाएंगे, गलत कानून बनाएंगे, लेकिन कानून बनाएंगे, तो कानून बना दिया इंडेमनिटी एक्ट। स्टेटमेंट के सवाल हंटर कमीशन से जुड़े आ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि कमीशन काम शुरू करता है इसके पहले इंडेमनिटी एक्ट पारित कर दिया गया। उद्देश्य क्या है कि हमको अपने अधिकारियों को बचाना है। इसको एक बड़ा बढ़िया नाम दिया, व्हाइट वॉशिंग एक्ट। किसने दिया? मोतीलाल नेहरू ने। इस एक्ट को मोतीलाल नेहरू ने कहा कि ये तो व्हाइट वॉशिंग एक्ट है, भैया सफेद कर दोगे, धुल के एकदम चमका के सफेद कर देंगे। अभी आजकल कहा जाता है ना कि हमारे यहाँ एक वॉशिंग मशीन है, कितना भी गंदा जो है नेता लाओ उस वॉशिंग मशीन में डालो और दूसरी तरफ निकालो तो एकदम बढ़िया लगता है, उजाला नील लगा के चमका दिया। तो मोतीलाल नेहरू क्या कहते हैं? व्हाइट वॉशिंग एक्ट है इंडेमनिटी एक्ट। इस फैक्ट को आपको याद रखना। अब इसमें क्या हुआ, कांग्रेस ने कहा कि हम अपनी जांच समिति बनाएंगे, और इसके सदस्य कौन बने? मोतीलाल नेहरू, CR दास, अब्बास तैयब जी, MR जयकर और गांधी जी। जयकर यहां बैठे हुए हैं, ये भी ध्यान रखना है, इसमें सप्रू नहीं है।
तो इसमें मैं लिख देता हूं, तुम लोग इसको लिखते लिखते ऐड कर लो। तेज बहादुर सप्रू, यही सवाल आ रहा है, इससे अलावा सवाल नहीं बन सकता। तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर नहीं, यही बस ध्यान रखना है, बाकी सब तो ये नए नए नाम याद नहीं रखने आपको, ठीक है ना। इसको जरा तुम एक बार लिख लो, उसके बाद पीछे चलते हैं। एक बार इसको लिख डालो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है बच्चे, लिख लिया तुम लोगों ने। अच्छा, इंडेमनिटी एक्ट बच्चे हुआ क्या, साहिल ने पूछा कि इंडेमनिटी एक्ट, अब इन्होंने जब इतना बड़ा हत्याकांड कर दिया तो हल्ला मच गया, हाउस ऑफ कॉमन्स में भी सवाल आ गया, निंदा हो गई, ठीक है। अच्छा, तुम मोतीलाल नेहरू कॉलेज में पढ़ते हो निसार? हाँ बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। एक बहुत बढ़िया टीचर तुम्हारे यहाँ हुआ करते थे, प्रोफेसर सूरज भान, पता नहीं अब शायद रिटायर हो गए हैं मेरे ख्याल से, मोतीलाल नेहरू कॉलेज में हुआ करते थे। है तो इंडेमनिटी एक्ट में साहिल के लिए समझा रहा था। तो साहिल क्या है बच्चे, ये हंटर कमीशन बन गया जब बहुत ज्यादा आलोचना हुई। मॉन्टेग्यू ने हंटर कमीशन बना दिया कि भाई ये जो घटना हुई इसकी हम जांच करेंगे, लेकिन जांच करेंगे, अंग्रेजों को पता है कि हमारे अधिकारी दोषी हैं, डायर दोषी है, तो डायर को बचाया कैसे जाए। तो अंग्रेज चूंकि कानून से चलते थे तो उन्होंने एक एक्ट पारित करवा दिया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर यहाँ पर, और वो क्या था कि इंडेमनिटी एक्ट था, यानी क्षमापूर्ति अधिनियम। अपने अधिकारियों को बचाने के लिए ये एक्ट पारित करवाया गया। तो मोतीलाल नेहरू ने इसको कहा कि ये तो व्हाइट वॉशिंग है, कि जिनके दोष हैं उनको बचाने के लिए, उनको व्हाइट वॉश करने के लिए ये पूरा काम किया गया है, ठीक है। चलो, अब ये हंटर कमीशन से जुड़ी हुई आखिरी चीज, क्या किया हंटर कमीशन ने, क्योंकि जलियांवाला बाग आप जानते हैं बहुत बड़ा सवाल है, यूपीएससी के पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न में कुछ फोकस एरियाज हैं, राउलेट एक्ट उसमें से बहुत बड़ा फोकस एरिया है, और उससे जुड़ी हुई सारी गतिविधियां भी। अब हुआ क्या कि ये जो भारतीय थे तीन, इन्होंने कहा कि नहीं, हमारी असहमति है, हम सहमत नहीं है जो निष्कर्ष आप देने जा रहे हैं, डायर ने गलत किया है। ये जो तीन भारतीय जिनके नाम हम लोगों ने लिखे अभी, उन्होंने भी ये बात कही, मतभेद हो गए, लेकिन जीतेगा कौन? अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज, अंग्रेज जीत गए। अब उन्होंने क्या कहा कि भाई देखो बाकी सब सही है, लेकिन डायर ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। क्या जिम्मेदारी थी? जिम्मेदारी ये थी, पहली जिम्मेदारी ये थी कि चेतावनी उसको जो है देनी चाहिए थी, ठीक है। भारतीय सदस्यों ने कहा कि चेतावनी नहीं दी गई, उनकी बात को काट दिया गया, उनको कहा गया कि नहीं, चेतावनी देना हमारे प्रोसीजर का हिस्सा है, प्रक्रिया का हिस्सा, डायर ने चेतावनी दी, तो यही बात थी। लेकिन निष्कर्ष के तौर पर कह दिया कि चेतावनी के बाद समय देना चाहिए था। सच्ची बात यह है, कांग्रेस की इंक्वायरी कमेटी भी यही बात कहती थी, और वो तीन सदस्य भी यही बात कह रहे थे कि दरअसल चेतावनी दी ही नहीं गई। कमेटी ने कहा चेतावनी दी लेकिन समय नहीं दिया, तुरंत गोली चला दी। तीसरी बात कह रहे, गोलीबारी की अवधि कम रखनी चाहिए थी, कि ज्यादा देर तक गोली चला दी, थोड़े समय तक गोली चलानी चाहिए थी। ये सब क्या है? हंटर कमीशन के निष्कर्ष है। इसने कहा कि जलियांवाला बाग और फिर बाकी जगहों पर जिन लोगों की मौत हुई है पुलिस की गोली से, उनको थोड़ा थोड़ा मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। यह भी स्वीकार किया कि ये जो भीड़ इकट्ठा हुई थी जलियांवाला बाग में, किसी षड्यंत्र के तहत इकट्ठा नहीं हुई थी। तो ये क्या हुआ? बहुत हल्की फुल्की आलोचना, कि जैसे होता ना कि डायर है और मैं अंग्रेज हूं, तो डायर को लाया गया कि साहब इसने गोली चला दी, 379 लोगों को मार दिया है, तो हम कह रहे बहुत बदतमीज है, ऐसे पट से टीप मारे छोटी सी, बहुत बदतमीज हो गया लड़का, बहुत सैतान है, बताओ 379 को मार दिया। तो क्या हुआ? माइल्ड क्रिटिसिज्म है, हल्की सी आलोचना की, छोटी सी एक टप्पी मारी, अब बात हो गई खत्म, आओ बेटा बैठो, ठीक, बचाया डायर को। बहुत गुस्सा लोगों के अंदर चला गया, हालांकि डायर को 1920 में इन्होंने वापस इंग्लैंड भेज दिया था, और वहां जाकर के खूब सम्मान हुआ, हीरो की तरह सम्मान हो रहा है वहां डायर का। अंग्रेज कर रहे हैं क्यों? कि ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा। कांग्रेस जांच समिति बनी, उसने कहा कि भैया डायर दोषी और ब्रिटिश सरकार दोषी, दो जांच समितियां बन गई, यानी एक सरकार की और एक अब कांग्रेस की। अब देखो यहां से कहानी आगे बढ़ने जा रही है। कहानी आगे क्या बढ़ रही है? एक है भारत, ठीक, और भारत के मुद्दे हैं, और भारत के मुद्दों के साथ साथ भाई पूरी दुनिया में भी मुद्दे हैं, और पूरी दुनिया में जो मुद्दे हैं वहां पर एक जो है मुद्दा है तुर्की का, ठीक। तुर्की का चक्कर क्या है कि तुर्की में है एक साम्राज्य, तुर्की में एक साम्राज्य है, और वो साम्राज्य कहलाता है खिलाफत, ठीक है, खिलाफत। और जो खिलाफत है वो दरअसल उसका जो राजा है या सम्राट है वो कहलाता है खलीफा, ठीक है, खलीफा। अब मजेदार क्या बात है कि ये जो खलीफा का प्रश्न है ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे यहाँ लखनऊ और आसपास अगर मान लो तुम थोड़ा कॉलर वॉलर ऐसे ऐसे करके ऐसे निकले हुए हो, ठीक है, एकदम निकले हो, तो लोग पूछते हैं कहां भैया, कहां खलीफा बने चले जा रहे? खलीफा, खलीफा कौन है? प्रॉफिट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद जब उनका देहावसान हो गया, वो नहीं रहे, तो उसके बाद जो नया नया ये धर्म बना था, और जिस धर्म के आधार पर एक राज्य भी बना था, उस राज्य को कौन चलाएगा? राज्य को कौन चलाएगा? तो वहां से खलीफा का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जो लोग एक तरीके से, खलीफा क्या हो गया?
राजनीतिक प्रमुख भी हो गया, ठीक है, राजनीतिक प्रमुख, और साथ ही साथ में धार्मिक प्रमुख, ठीक है, राजनीतिक प्रमुख भी है और धार्मिक प्रमुख भी है। ये जो कॉन्सेप्ट था, यही कॉन्सेप्ट है खलीफा का। तो तुर्की के अंदर जो साम्राज्य है वो खिलाफत है, और खिलाफत का जो राजा है वो है खलीफा। अब खलीफा के साथ चक्कर क्या है कि दुनिया भर के जो मतलब मुसलमान हैं उसमें पैगंबर मोहम्मद के बाद खलीफा जो है ना उसके साथ जुड़े रहना उनको मतलब उनके लिए धार्मिक रूप से उनके लिए और राजनीतिक रूप से भी उनके लिए इमोशनल मुद्दा था, भावनात्मक मुद्दा था। पल्लवी, जलियांवाला बाग पूरी तरीके से नॉन वायलेंट है, एकदम अहिंसक है, ठीक है पूरी तरीके से हिंसा अंग्रेज कर रहे हैं, गोली डायर ने चलवाई, वहां किसी ने एक पत्थर भी नहीं फेंका, ठीक। तो ये हुआ खिलाफत का प्रश्न, खलीफा का प्रश्न। तो खलीफा के बारे में मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया के, इसको बनाते रहना बेटा, कि मुसलमानों का धार्मिक आध्यात्मिक नेता कौन है? खलीफा। मध्यकाल में तुम लोगों ने हो सकता है पढ़ा हो कहीं कहीं पर कि खलीफा के नाम का खुतबा पढ़ा। बाद में तो ये जो अपने तुर्क आए, दिल्ली सल्तनत वाले, और बाद में मुगल, ये तो खुद खलीफा हो गए, ठीक है। इन्होंने फिर खलीफा वलीफा को लोड देना बंद कर दिया। इन्होंने कहा खुद खलीफा, तुमसे तुम्हारी ऐसी कैसी, जितना बड़ा तुम्हारा साम्राज्य उतना बड़ा हमारा साम्राज्य। तो ये जो बात हो गई, तो ऑटोमन साम्राज्य का ये खलीफा पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए रेवरेंड है, श्रद्धेय है, आदरणीय है। अब ये मसला यहां चल रहा था, इसी के बीच में हो गया भैया प्रथम विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध में ये जो तुर्की का इलाका है, जो तुर्की के प्रभाव में एक इलाका आता था जिसका नाम था थ्रेस, ठीक है, जिसका नाम था थ्रेस, उस इलाके को ब्रिटेन ने हड़प लिया, ठीक है। तुर्की का एक इलाका है थ्रेस, थ्रेस को ब्रिटेन ने तुर्की से छीन लिया। क्योंकि आपको जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कितना बवाल इन लोगों ने किया था, ठीक है ना। हर जगह पर इन लोगों ने बहुत ज्यादा बवाल किया, बहुत सारे वो छोड़ दिए, क्या नाम है, बहुत सारे इलाके दूसरे देशों के हथियार लिए, कई जगहों पर जाकर घुस गए। इजराइल फिलिस्तीन का जो पूरा विवाद आप देखते हैं उसकी शुरुआत भी वहीं से जाकर के हो जाती है, ठीक है। और यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि ये प्रथम विश्व युद्ध में आखिर इन्होंने क्यों हथियार लिया। क्योंकि तुर्की जो है, यहां पर दो गुट बने हुए हैं। पहला जो गुट बना हुआ है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी का, एक ब्रिटेन विरोधी गुट है, ठीक है। तुर्की ब्रिटेन विरोधी गुट का सदस्य है, किसमें? प्रथम विश्व युद्ध में। इस गुट में कौन कौन है? इस गुट में है जर्मनी प्लस ऑस्ट्रिया, हंगरी प्लस इन्हीं के साथ में तुर्की, दो बड़ी ताकतों के साथ यहां पर आ जाता है हमारा तुर्की। तो मसला क्या फंसा कि ये जो पूरा गुट बन गया जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, ये ब्रिटिश विरोधी गुट है। और इसी वजह से प्रथम विश्व युद्ध में जब ये इस गुट की हार हो जाती है तो इसमें बहुत सारे हिस्से जो थे वो अंग्रेज हड़प लेते हैं, और उसमें ये जो है थ्रेस का भी हिस्सा है। अब जो थ्रेस है इसको देख लो, थ्रेस के साथ में क्या चीज है कि जो थ्रेस है ये इलाका है तुर्क बहुल, तुर्क बहुल। इसको खींचते रहना इसे बेटा, तुर्क बहुल है थ्रेस। अब एक तो काम ये हो गया, प्लस उन्होंने क्या किया, प्लस खिलाफत को भंग कर दिया, खिलाफत भंग कर दी। उन्होंने कहा ये जो खलीफा खिलाफत ये सब जो बैठे हो, ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य लिए हुए, ताकत कुछ बची नहीं है, तो हम इसको भंग करते हैं। अब जो खलीफा हो गया पैदल, पैदल से मतलब है कि खलीफा जो है, खलीफा तो रहा नहीं, उसको ये पता था कि पूरी दुनिया के मुसलमान उसको खलीफा मानते हैं। उसने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ अभी जिहाद कर दो, अंग्रेजों के खिलाफ पूरी दुनिया में कर दो पूरा जो है आंदोलन, ठीक है। ये बात हो गई, और यहीं से एक मुद्दा उभरा जिसको भारत में खिलाफत के नाम से जाना जाता है। तो जरा लिखना शुरू करो, एक बड़ी हेडिंग डालो, खिलाफत असहयोग आंदोलन, खिलाफत असहयोग आंदोलन। पहला पॉइंट लिखो, तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य खिलाफत कहलाता था, खिलाफत कहलाता था, जिसका शासक खलीफा कहा जाता था, खलीफा कहा जाता था। अगला पॉइंट लिखो,
खलीफा और खिलाफत इस्लाम के प्रवर्तक, प्रवर्तक का मतलब होता है जो लाए, इस्लाम के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद के बाद पैगंबर मोहम्मद के बाद ही अस्तित्व में आ गया। इस्लाम के धार्मिक प्रमुख, इस्लाम के धार्मिक प्रमुख और राजनीतिक प्रमुख, धार्मिक प्रमुख और राजनीतिक प्रमुख की शक्तियां खलीफाओं में समाहित हो गईं। खलीफाओं में समाहित हो गईं। बिल्कुल निसार, बिल्कुल है, यही सब नेता है उसके, समाहित हो गईं। इसी खिलाफत की एक शाखा, इसी खिलाफत की एक शाखा ने ऑटोमन साम्राज्य से, अपने ऑटोमन साम्राज्य को अपना केंद्र बनाया और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। अब सब हेडिंग डालो। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि। लिखो पहला पॉइंट, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ब्रिटेन विरोधी गुट का सदस्य था, ब्रिटेन विरोधी गुट का सदस्य था और जर्मनी व ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ मिलकर लड़ा। विश्व युद्ध में इस गुट की पराजय के बाद, विश्व युद्ध में इस गुट की पराजय के बाद अंग्रेजों ने ऑटोमन साम्राज्य की कमर तोड़ने के लिए दो कार्य किए। ऑटोमन साम्राज्य की कमर तोड़ने के लिए दो कार्य किए। डैश लगाओ, नीचे आ जाओ अगली लाइन पर, इंडेंट बुलेट पॉइंट, थोड़ा अंदर की तरफ से एक बुलेट पॉइंट बनाओ। खिलाफत को भंग कर दिया गया, खिलाफत को भंग कर दिया गया और तुर्की से थ्रेस नामक, थ्रेस नामक तुर्क बहुल, यहां पर तुर्क लोग रहते थे, थ्रेस के अंदर बहुत ज्यादा तुर्क थे, उस इलाके को छीना गया। तो तुर्की से थ्रेस नामक तुर्क बहुल इलाके को छीन लिया गया। यह भूभाग में एक बहुत बड़ा इलाका था, बहुत बड़ा इलाका, कोई छोटा मोटा क्षेत्र नहीं था। यह भूभाग में एक बहुत बड़ा इलाका था। अगला पॉइंट, तुर्की के खलीफा का, तुर्की के खलीफा का पूरी दुनिया के मुसलमानों में धार्मिक आध्यात्मिक नेता के रूप में सम्मान था, नेता के रूप में सम्मान था। इसलिए तुर्की के खलीफा ने पूरी दुनिया के मुसलमानों से, पूरी दुनिया के मुसलमानों से अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद यानी धर्म युद्ध, धर्म के नाम पर जो युद्ध लड़े जाए उनको जिहाद कह दो। अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद छेड़ने की अपील की, जिहाद छेड़ने की अपील की। उसने यह भी कहा कि अंग्रेजों की इस कार्यवाही के बाद मक्का मदीना जैसे इस्लामिक तीर्थ स्थान गैर मुस्लिमों के हाथों में जाने का, तीर्थ स्थान गैर मुस्लिमों के हाथों में जाने का
भय उत्पन्न हो गया है। ठीक है, अब ये हो गई अपील। जब ये अपील हुई तो केवल यही कारण नहीं है कि देश में अचानक से लोग तैयार हो गए कि हाँ भाई जिहाद छेड़ देनी चाहिए, ठीक है, और खिलाफत का आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसके बहुत सारे कारण हैं। हमने क्या देखा है, 2016 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आई, तो ये कहा गया, ठीक है, भारत के भीतर वो नारा दिया था निसार, लेकिन दुनिया में धर्म के नाम पर जो लड़ाइयां लड़ी जाती हैं वो अलग अलग नामों से भले लड़ी जाती हों, उनका नाम एक ही है। इस्लाम में उसको जिहाद कहते हैं, क्रिश्चियनिटी में उसे क्रूसेड कहते हैं, ठीक है, और तीसरी चीज क्या है कि जो है बाकी उसे धर्म युद्ध तो कहते ही कहते हैं। हाँ, ये तुम ज्ञानेश है सवाल बेटा, ये सब है, उतनी गहराई में जाएंगे नहीं। चलो अभी कहां पर है कि मैंने कहा कि ठीक है, इस पूरी परिस्थिति से भारत कैसे प्रभावित हो रहा है हमें यह देखना है। भारत के भीतर की क्या परिस्थितियां हैं, प्रथम विश्व युद्ध हुआ है और प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के भीतर बहुत सारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कठिनाइयों को जन्म दिया है। तो भारत पर इसका अगर हम प्रभाव देखेंगे तो क्या हुआ, पहली चीज तो यही है कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रतिकूल प्रभाव है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जब विश्व युद्ध हुआ है तो निश्चित रूप से कि भारत के अंदर उसकी कठिनाइयां बढ़ गई हैं। स्थानीय उद्योग और कृषि दोनों बहुत बुरी तरीके से इसमें प्रभावित हुए, जिससे महंगाई हुई है, बढ़ गई है, उत्पादन में समस्या आ गई है, किराए और करों में अंग्रेजों ने वृद्धि कर दी क्योंकि उनको युद्ध का खर्चा भारत से निकालना है। तो क्या हुआ, हमने कहा कि एक तो समस्या बड़ी महंगाई है, ठीक है, और फिर एक समस्या खाद्यान्न उत्पादन में कमी आ गई है, क्योंकि यहां जो है ये उत्पादन की समस्या के साथ साथ निर्यात की भी समस्या है। दुनिया भर में रसद भेजनी है तो अंग्रेज जो बचा हुआ स्टोर है उसको उन्होंने भेज दिया, तो निश्चित रूप से उत्पादन भी उस वर्ष जब घटा तो समस्याएं और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन में महंगाई और खाद्यान्न उत्पादन में कमी, ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें आ गई। तीसरी चीज क्या आई कि करों में वृद्धि हो गई, और करों में वृद्धि ये अगली एक बड़ी चीज थी। लोग आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हुआ, रौलट एक्ट, और रौलट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग, ये दो घटनाएं भी चल रही है यहां पर कि रौलट एक्ट और फिर जलियांवाला बाग जो है ना वो बहुत बड़ी घटना बन गई, ये हत्याकांड हो गया। तो जनता में गुस्सा भी पहले से बैठा हुआ है कि अंग्रेजों ने तो अब इस बार हद कर दी है, और उसके बाद जो रही सही कसर थी वो हंटर कमीशन ने पूरी कर दी। पूरे देश के तन बदन में आग लग गई, जिसको कहते हैं ना, हमारे कहते तलवे में लगी और चुटिया में बुझी, ऐसे कहते हैं, ठीक है ना। नॉन वायलेंस से बहुत हानि हुई थी, फिर भी उसका यूज क्यों किया। नॉन वायलेंस से कौन सी हानि हुई पल्लवी, ठीक है, रौलट एक्ट और जलियांवाला बाग, और उसके बाद एक निराशा जो और पहले से ही घर कर गई थी वो था 1919 का एक्ट। तो एक हेडिंग डालो, भारत में आंतरिक परिस्थितियां, और ये लिखो, इसको उतार लो इसी तरीके से, भारत में आंतरिक परिस्थितियां, और ये चारों पॉइंट जरा लिख डालो। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रतिकूल प्रभाव, महंगाई, खाद्यान्न उत्पादन में कमी और करों में वृद्धि, रौलट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और हंटर कमीशन, और 1919 का एक्ट। ये तुम जानते हो कि यही सारे मुद्दे यहां पर बढ़ गए, ठीक है, इसको लिख लो, 1 मिनट दे रहा हूं। ठीक है, 30 सेकेंड्स और। चलो आगे बढ़े। अब ये क्या हुआ कि ये परिस्थितियां तैयार हैं, और इन परिस्थितियों के बीच में जो हमने अभी बात की थी कि एक मुस्लिम नेतृत्व उभर रहा था, ठीक है, और वो मुस्लिम नेतृत्व उभरा और उसने खिलाफत के मुद्दे पर आकर के जो है बढ़त ले ली। उसने कहा कि भाई जो है खिलाफत का जो मुद्दा है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, ठीक है, हाँ महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब देखो यहां पर एक बार फिर से हम लोग आएंगे अपनी शीट पर, क्योंकि ये फैक्ट शीट्स हैं, ये आपके पास सुव्यवस्थित रूप से पहुंचनी बेहद जरूरी है, क्योंकि यहां से प्रीलिम्स के सवाल खड़े होंगे। अब देखो बंबई के अंदर खिलाफत समिति का गठन हुआ मार्च 1919 में। यह देखना है तुमको कि खिलाफत समिति का गठन कहां हुआ, यह इंपॉर्टेंट है। बंबई में खिलाफत समिति का गठन हुआ। नेता कौन है, मोहम्मद अली, शौकत अली, जिन दोनों लोगों को अली बंधु, अली ब्रदर्स कहा जाता है। फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद। मैं कभी कभी सोचता हूं कि भारतीय लोगों को मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में खूब जो है पता होना चाहिए कि ये ऐसे एक शख्स है ना जिनके बारे में अगर हिंदुस्तान में लोगों को पता चले तो हिंदू मुसलमान और इनके सबको लेकर के बहुत सारे जो दिमाग में कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएंगे। निसार प्रोफेसर इरफान हबीब एक मार्क्सवादी इतिहासकार ही हैं, वो स्वयं को मार्क्सवादी ही कहते हैं, तो उनको मानने में कोई सवाल नहीं है। मार्क्सवाद एक तरीके की दृष्टि है, ठीक है, और उस खास नजरिए से उन्होंने मध्यकालीन भारत का इतिहास लिखा है।
हेलो हेलो। अब आ रही है बेटा आवाज? अभी आ रही है? अभी आवाज आ रही है मेरी बच्चे? सुमित और बाकी सब? हाँ आ गई, ठीक है ठीक है, थैंक यू बेटा। चलो, सो मैं यही कह रहा था कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में लोगों को पढ़ना चाहिए, उनको पता होना चाहिए। अगर इतना पता चल जाएगा ना, आजादी की लड़ाई की इतिहास जो है ना, उसमें उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है कि एक बार उसको आपने अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया, तो आपको दृष्टि मिल जाती है इस देश को समझने की। मैं मतलब बात करूंगा मौलाना आजाद की जब कभी उसका कॉन्टेक्स्ट आएगा, लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊं कि एक मौलाना आजाद हुए और दूसरे एक मौलाना हुसैन अहमद मदनी हुआ करते थे। ये दोनों लोग कट्टर भारतीय थे, कट्टर भारतीय, खान अब्दुल गफ्फार खान कट्टर भारतीय। और इनकी लोकप्रियता जो है ना बहुत ज्यादा थी। जिन्ना ने कैसे पाकिस्तान बनाया ये भी हम लोग देखेंगे। दोबारा क्या बोल दूं बेटा मैं? यही बोलना था मेरे ख्याल से जो मैं बोल रहा हूं निसार, या कुछ और भी बोलना था, मुझे याद दिलाओ। तो हकीम अजमल खान के बारे में मैं बता रहा था। तो पुरानी दिल्ली में हकीम अजमल खान ये एक वैद्य हुआ करते थे, और वैद्यकी के इनके बहुत सारे किस्से हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि 1924 के बाद भारत में पहली बार सांप्रदायिक दंगे होना शुरू हुए। ठीक है, ये देखो विद्यासागर कह रहा प्रतिज्ञा दिवस पर क्या गिफ्ट मिलना था और कितने रैंक तक लोगों को मिलेगा कुछ पता। अरे ये पता नहीं करना, अभी रुक जाओ, बाद में पता करना। ठीक है, तो ये दोनों के बीच जाके खड़े हो जाते थे। एक बार मुस्लिम भीड़ और एक बार हिंदू भीड़, दोनों बाहर जाकर खड़े हो गए कि नहीं मुझे पहले मारो, मेरे ऊपर से निकल जाओ तो निकल जाओ। इतनी इज्जत थी कि कोई निकलता नहीं था। खैर, फिर हजरत मोहानी, जबरदस्त कैरेक्टर है हजरत मोहानी, इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा ही हजरत मोहानी का दिया हुआ है। ठीक है, तो खैर जब बात करेंगे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट पर तो आगे सब बातें करेंगे हम लोग। ठीक है, अब क्या हुआ, आंदोलन की जो शुरुआत है वो हो गई कि भाई तुर्की के सुल्तान ने की और मुस्लिम आबादी ने कहा कि भाई हमारा धार्मिक प्रमुख वहां पर बैठा हुआ है। लेकिन गांधी जी ने कहा कि भाई पिछले 100 साल में हिंदू और मुसलमान, मतलब अगले 100 साल में हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने का ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। ये गांधी जी की अपनी रीडिंग थी। उनको लगा कि भाई मुसलमानों की धार्मिक मान्यता, धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, अगर इस पर हम भी शामिल हो जाए, हिंदू मुसलमान साथ आ जाए, तो भारत में हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित हो जाएगी। मुस्लिम लीग ने पहले ही साथ में, मुस्लिम लीग अभी चल रही है, तो मुस्लिम लीग ने भी इसको समर्थन दे दिया। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। आजकल क्या हुआ है कि यूपीएससी कुछ कुछ सवाल ऐसे पूछ देती है कि 17 अक्टूबर 1919 का दिन निम्न में से किस चीज के लिए जाना जाता है? तो खिलाफत समिति का गठन, ठीक है, खिलाफत दिवस का आयोजन, या असहयोग आंदोलन की शुरुआत, या लोकमान्य तिलक का निधन, ऐसे करके कुछ बना देगा। तो खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर को याद रखना। फिर क्या हुआ, 1919 नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें दो चीजें आपको ध्यान रख लेनी है। पहली चीज कहां हुआ? दिल्ली में। दूसरी चीज, इसकी अध्यक्षता किसने की? गांधी जी ने, खिलाफत सम्मेलन की। ठीक है, यहां पर गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों से असहयोग करना चाहिए और अंग्रेजों के खिलाफ मिलजुल कर विरोध प्रदर्शन हमें करना चाहिए। ठीक है, तो आखिरकार क्या हुआ, 1920 आते आते खिलाफत आंदोलन, इस पर ज्ञानेश ये वाले पॉइंट पे बात आएगी, अभी आगे करेंगे बेटा। 1920 तक आते आते खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों कर गए आपस में मर्ज, दोनों एक साथ आ गए। ठीक है ना, अब यहां पर हमें आगे जब बढ़ना होगा तो हम जाएंगे असहयोग आंदोलन पर, जिसकी बात करने का समय अभी नहीं रह गया, लेकिन 5 मिनट में एक चीज मैं जरूर बताऊं कि दरअसल दो चीजें चल रही थी। एक प्रश्न तो यही था कि एक धार्मिक प्रश्न को राजनीतिक प्रश्न बनाना सही था या नहीं। ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि भाई खिलाफत का जो प्रश्न था वो तो एक धार्मिक प्रश्न था, और एक धार्मिक प्रश्न को गांधी जी ने क्या किया, एक राजनीतिक प्रश्न बना दिया कि भाई खिलाफत की लड़ाई है, मुसलमानों का हिंदू भी साथ देंगे, और असहयोग आंदोलन भी छेड़ दिया। असहयोग आंदोलन खिलाफत से शुरू हुआ, लेकिन असहयोग आंदोलन खिलाफत तक सीमित नहीं रहा। वो ऐसा नहीं था कि असहयोग आंदोलन ही पूरा पूरा खिलाफत की वजह से था। खिलाफत का प्रश्न हम देखेंगे कि बहुत जल्दी बेमतलब भी हो जाएगा, क्योंकि वहां हो जाएगी क्रांति। जिस खिलाफत को बचाया जा रहा था उस खिलाफत में ही क्रांति हो जाएगी, और वो क्रांति कौन करेगा? एक मुसलमान। ठीक है, मुस्तफा कमाल पाशा, कमाल पाशा जो है कहेगा खलीफा खिलाफत हो गया सब पुरानी बात, तुम्हारी ऐसी तैसी, मुसलमानों को मॉडर्नाइज करना है, आधुनिकीकरण करना है। ठीक है, तो आधुनिकीकरण की ओर लेके चले जाएंगे, तो खिलाफत का प्रश्न तो बहुत जल्दी खत्म भी होने वाला है। असहयोग आंदोलन फिर पहला एक बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनेगा। लेकिन सवाल वही है कि खिलाफत के मुद्दे को, जो कि एक धार्मिक मुद्दा था, गांधी जी ने राजनीतिक प्रश्न बना दिया। यहां समस्या क्या थी, 1857 के बाद अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा किसको मारा? मुसलमानों को। क्योंकि एक थियरी ये भी थी कि बहादुर शाह जफर यानी मुगल, और फिर मुगल यानी मुसलमान, ऐसा मान लिया उन्होंने। ये अंग्रेज ऐसे ही समझ पाते थे, तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों का ये षड्यंत्र है कि मुगल सत्ता वापस आ जाए, मुगल साम्राज्य वापस आ जाए, इसलिए मुसलमानों को सबसे ज्यादा मारा। और मारा, इतना मारा कि खाली दिल्ली में 22,000 मुसलमान मार दिए। ठीक है, 22,000 मुसलमान केवल दिल्ली में मार दिए। तो मुसलमानों को 1857 के बाद सर सैयद अहमद खान जैसे नेताओं ने कहा कि भैया तुम पॉलिटिक्स में न पढ़ो, पढ़ लिख लो। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और ये सब चीजें जो हम लोगों ने पढ़ी ना, सर सैयद अहमद खान, तो सर सैयद अहमद खान उनको ले गए पढ़ाई लिखाई की तरफ और कहा कि आजादी की लड़ाई से दूर रहो। तो मुसलमान उसके बाद आजादी की लड़ाई में बहुत कम हिस्सा ले रहे थे। गांधी जी को यह अवसर लगा कि जब अंग्रेजों के खिलाफ इनका धार्मिक सेंटीमेंट है,
ठीक है, तो अभी इस सेंटीमेंट को हमें भुना लेना चाहिए, हमें इनके साथ खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी हम सबको मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है। मुसलमान अभी तक शामिल नहीं थे, अब शामिल हो गए, तो आओ एक साथ लड़ लें। यह प्रयोग दरअसल एक असफल प्रयोग रहा, ठीक है, उतनी गहराई में अभी नहीं जाएंगे, पहले असहयोग की बात हम लोग कर लेंगे, उसके बाद जाएंगे। चलो ओके, एक चीज हंटर कमीशन की बात, हंटर कमीशन, ठीक है। चलो कोमल ने कहा हंटर कमीशन एक बार फिर से बता दीजिए कि देखो लॉर्ड मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव थे, उन्होंने इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे विलियम हंटर, ठीक है। विलियम हंटर के नाम पे पड़ गया ये हंटर कमीशन। इसी को कहते हैं डिजास्टर इंक्वायरी कमेटी या आपदा जांच समिति, या इसका एक नाम उपद्रव जांच समिति भी। अलग अलग जगहों पर डिजास्टर जो है उसके अलग अलग मतलब निकाले जाते हैं, ठीक है। ये कह दिया, हंटर अध्यक्ष है। इसमें 3 भारतीय भी हैं, चिमनलाल, हरिलाल सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। मैंने कहा कि केवल इनके नाम पढ़ लो, इनके नाम रटने की जरूरत नहीं है। रटना क्या है, याद क्या रखना है कि तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर इसमें शामिल नहीं है। हंटर कमेटी या हंटर कमीशन सॉरी अपनी काम शुरू करता इसके पहले ही अंग्रेजों को पता है कि हमारे अधिकारी दोषी हैं, डायर ने गलत किया है, ठीक है ना। तो डायर ने गलत किया तो उसको माफ कैसे किया जाए, तो एक एक्ट पारित करवा दिया जिसको कहते हैं इंडेमनिटी एक्ट, क्षमा पूर्ति पर एक अधिनियम आ गया, यानी अपने अधिकारियों को बचाना है। तो अंग्रेजों को अपने अधिकारियों को बचाना है, तो उसकी आलोचना नेहरू जी ने की, ये तो व्हाइट वॉशिंग एक्ट है। कांग्रेस ने अपनी समिति बना दी, मोतीलाल नेहरू, CR दास, अब्बास तैयब जी, MR जयकर और महात्मा गांधी। हंटर कमीशन में जो भारतीय सदस्य थे उन्होंने कहा, कई चीजों पर मतभेद हुए लेकिन अंग्रेजों की ही चली, और कहा गया कि भाई हंटर कमीशन ने निष्कर्ष दिए कि डायर ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा, चेतावनी दी नहीं गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा चेतावनी दी गई लेकिन लोगों को भागने का समय नहीं दिया गया। फिर बोला कि इतनी देर गोली नहीं चलानी थी, कम देर गोली चलानी थी, जो लोग मरे उनके लिए थोड़ा मुआवजा। जलियांवाला बाग की भीड़ को उन्होंने कहा कि यह नहीं माना जाना चाहिए कि किसी षड्यंत्र के तहत वो इकट्ठा हुए थे, और डायर को 1920 में वापस भेज दिया गया। कांग्रेस की जांच समिति ने कहा कि डायर और ब्रिटिश सरकार दोषी है। नहीं निसार, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया से मैंने पढ़ाई की है। डायरेक्ट एक्शन डे बहुत दिन बाद आने वाला है विज्ञानेश, उस पर तभी बात करेंगे, ठीक। चलो सो आज अभी यहीं पे रुकते हैं हम लोग, हम खिलाफत असहयोग आंदोलन में आगे बढ़ गए, ठीक है, और यहां पर हम जा रहे हैं असहयोग आंदोलन शुरू करने कल से, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कल मैं बताऊंगा कि जो है छुट्टी क्या है। बच्चे मैंने आशीष प्रीलिम्स में जो फैक्ट शीट दी है आपको, वो फैक्ट शीट बेसिकली प्रीलिम्स के लिहाज से ही दी है और समझाया भी है कि सवाल कैसे फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं कल।